रुक करते हैं खबरों का। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 1 महीने से भी ज्यादा का समय लॉकडाउन में बीत जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी दुकानें खोली जा सकती हैं। इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कोर टीम 11 के साथ बैठक के बाद फैसला ले सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर अफसरों के साथ आज भी बैठक की। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में अपनी कोर टीम के साथ रोज करीब 1 घंटा तक बैठक करते हैं। इस बैठक में अभी तक की स्थिति के साथ आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा की जाती है। टीम 11 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों से कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर जिलों में फोकस टीम बनाइए। किसी भी सूरत में वायरस के संक्रमण का प्रसार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दे दिए हैं कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो चला है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। इस पर ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब देश भर में दुकानें खुल सकती हैं। मित्रों, गृह मंत्रालय ने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है और हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक राज्य सरकारें इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज दिन में राज्य सरकारें इस पर निर्णय लेंगी। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी दुकान खुलने का मौका आए, सबसे पहले आप अपनी दुकान को सैनिटाइज करें, अपनी मार्केट को सैनिटाइज करें और सुरक्षा के उपकरण जैसे मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, उनका लगातार उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व राज्य हज कमेटी के सदस्य सरफराज खान ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मांग करते हुए कहा कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई की जाए। अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद, मौजूदा सांसद आलिया मोहतरम आजम खान साहब को पैरोल पे रिहा करने की कृपा की जाए। वजह यह है कि रमज़ान का महीना कल से स्टार्ट हुआ है और रमज़ान का महीना हमारे लोगों में बड़ा मुतवज्जिह और पाक माना जाता है और ख़ास तौर से आज़म खान पूरे रोज़े रखते हैं और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए इस वक्त उनके सामने बहुत परेशानी और दिक्कत है, कैसे रोज़ा रखेंगे, कैसे सहरी करेंगे, कैसे इख्तियार करेंगे। फिर उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी बहुत बीमार है, उनकी हालत भी बड़ी ख़राब है। वो और उनका बेटा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान भी उनके साथ ही अरेस्ट है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनको पैरोल पर छोड़ा जाए। आगरा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज कुमार के बिगड़े बोल सामने आए हैं। दरअसल एक निजी चैनल के पत्रकार के द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर जिला अध्यक्ष बाहा थाना पहुंची हुई थी, जहां वे पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करवाने गई थी। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने खुद भी पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी कर दी। मुरादाबाद में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएमओ एमसी गर्ग ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। 3 पॉजिटिव की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इसमें एक तो गुलाम घोष हैं जो नागफनी चौकी के कांस्टेबल हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। दूसरी रिपोर्ट शहजाद जो कि पीरजादा के हैं, पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इनका छोटा भाई जो है पॉजिटिव थे और ये IFTM के क्वारंटाइन सेंटर पे मौजूद हैं शहजाद, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नवाबपुरा निवासी रोशन अली की, जो कि TMU में भर्ती थे, किंतु आज उनकी सुबह इंतकाल हो गया है और उसके बाद वो ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के
आज जो मरीज हमारे बढ़े हैं, 2 केस हमारे आज बढ़ गए हैं पॉजिटिव। बहराइच में कोरोना की स्थिति और नए मामलों की जानकारी देते हुए एसपी विपिन कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शरीफ के अंतर्गत स्थित एक मकान में रजनी रूपानी पत्नी भीमसेन रूपानी निवासी गुलाम अलीपुरा हनुमानपुर कॉलोनी ये कोरोना पॉजिटिव कल पाई गई थी जो है, और इनको क्वारंटाइन कराया गया है। साथ ही इनके बारे में मालूमात किया गया तो लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गाज़ियाबाद तक की यात्रा की थी और इसके अलावा अपने घर पर किसी समारोह के संबंध में करीब 15 से 20 लोगों की पार्टी भी आयोजित की थी। इसके लिए न तो इन्होंने शासन अनुमति लिया और न ही उसके बारे में कोई सूचना राजस्व या पुलिस विभाग को दी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा महामारी फैलाने के संबंध में इनके विरुद्ध और उस पार्टी में शामिल रहे 19 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सहारनपुर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 151 हो चुकी है। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों को इलाज के लिए अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं जिनमें से कुछ लोगों का इलाज लगभग पूरा हो चुका है, अब उनको प्रशासन घर भेजने की तैयारी में जुट गया है। घर भेजने से पहले उनकी एक बार फिर से कोरोना की जाँच की जाएगी। कोरोना की जाँच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, अगर उसमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए तो उसके बाद उनको घर भेज दिया जाएगा, और अगर लक्षण पाए जाते हैं तो फिर से उनका इलाज निरंतर रूप से चलता रहेगा जब तक कि वह लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। संत कबीरनगर जिले में देवबंद से लौटे एक छात्र के परिवार के 19 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित छात्र अजदुल्ला के परिवार के 29 सदस्यों के नमूने गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। शुक्रवार को आधी रात के बाद आई जांच रिपोर्ट में 19 सदस्य संक्रमित पाए गए। इस सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग ने मगहर में डेरा डाला हुआ है। पूरे नगर पंचायत मगहर क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उसे सील कर दिया गया है। डीएम ने कहा है कि सभी संक्रमितों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। इस सूचना ने संत कबीरनगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। प्रशासन ने कहा है कि छात्र और उसके परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों के नमूनों की जांच की जाएगी। सभी संक्रमितों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के जनहित के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जालौन से सामने आया, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी दोपहर के समय खाना खाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक भूखा भिखारी आ जाता है, जिसे देखकर दरोगा अपने हिस्से का खाना उन्हें दे देते हैं। पुलिस की दरियादिली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो मामला सही भी निकला। दरोगा ने बताया कि दोपहर में वह खाना खाने ही जा रहे थे, तभी वहां एक भूखा व्यक्ति आ गया, जिसे उन्होंने अपना खाना खिला दिया। कल दोपहर में हम लोग ड्यूटी पे थे, तो उसी समय करीब 12-1 के बीच में खाना खाने जा रहे थे। उसी समय सामने एक भूखा व्यक्ति आया, जिसने खाना मांगा तो हमको लगा कि ज़्यादा भूखा है, तो फिर हमने खाना उसको दे। देश भर में शनिवार से पवित्र रमजान की शुरुआत हो गई है। पवित्र रमजान से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को भी सुरक्षा की दृष्टि से अमेठी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। लॉकडाउन के दौरान जुम्मे की नमाज को लेकर भी अमेठी में सभी मस्जिदों पर पुलिस के पहरे बिठाए गए थे। खास बात यह है कि पुलिस ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। पुलिस ने नमाज को लेकर मस्जिदों का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक करते हुए घरों में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की। से थाना स्तर पर, जनपद स्तर पर बैठक हो गई है और सौहार्द के लिए और लॉकडाउन के अनुपालन के लिए सभी को आश्वस्त किया गया है। साथ ही जो शहरी के समय पे और रमज़ान में जो भी आवश्यक वस्तुओं की, खाद्य सामग्री की ज़रूरत होगी, उसके लिए डोर टू डोर डिलीवरी का प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। जोनल सेक्टर स्कीम लागू करके सभी जगह इंपॉर्टेंट स्थलों पर हमारी PRVs और हमारी ड्यूटी बल तैनात की गई हैं, रूफटॉप ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। साथ ही ड्रोन के द्वारा एरियल सर्वेलेंस किया गया है
और धर्म गुरुओं के माध्यम से ही, मस्जिदों के लाउडस्पीकर के माध्यम से ये लोगों में एक हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि कोई भी तरावी की नमाज़ के लिए, जुम्मे की नमाज़ के लिए, अलविदा की नमाज़ के लिए इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लॉकडाउन के बीच शनिवार से दुकानें खुलने के केंद्र सरकार के निर्णय को फिलहाल वाराणसी में लागू नहीं किया गया। शासन की गाइडलाइन के बाद रविवार को वाराणसी प्रशासन इस पर निर्णय लेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में फिलहाल नई कैटेगरी के दुकान खोलने का कोई आदेश नहीं है। आवश्यक सामग्री की जो दुकानें पहले से 10 बजे तक खुल रही हैं, सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी। जब नई कैटेगरी की दुकानों को खोलने का निर्णय होगा तो लोगों को समय से अवगत करवा दिया जाएगा। दुकान, मॉल सहित अन्य के लिए इन जिलों के लिए शासन गाइडलाइन जारी कर सकता है। लाइन सुबह 7 से 10 का खोलने का है, वो हम लोग 7 से 10 खोल रहे हैं अपने प्रतिष्ठान को, और हम लोग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सारे कोई भी जनमानस को, आपने देखा होगा बाहर हमने एक पाइप लगाई हुई है, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से ऑर्डर लेके जिसको जो है वो होम डिलीवरी हम लोग कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। कुछ में सफल हो रहे हैं, कुछ में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करें कि लोगों तक माल पहुँचाया जाए। इस तरीके की पहल को क्या मानते हैं? बहुत सुंदर पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी की और जिला प्रशासन की। इनकी वजह से आज हम लोग कम से कम घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे और लोगों की कुछ सुविधाएं जनमानस तक पहुंच रही हैं। अब जनता को किस तरीके से मतलब आसान रहेगा, कितना परेशान रहते थे? कुछ तो समय बढ़ाएंगे, अगर 1 घंटा तक 11 बजे तक कर देंगे थोड़ा आराम मिलेगा। थोड़ा 7 से 10 तक अभी लोग उठने में तकलीफ है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। 1 घंटा और बढ़ा दें, यही हमारा निवेदन है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। हाँ, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक शहर से 44 प्रवासी मजदूर एक कंटेनर में भरकर कौशाम्बी पहुंचे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के कौशाम्बी आने की सूचना पर पुलिस ने कनवार बॉर्डर पर ही कंटेनर को रोक लिया। बॉर्डर पर रोके गए कंटेनर को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्थायी आश्रय स्थल सयारा पहुंचे, जहां सभी प्रवासी मजदूरों को कंटेनर से बाहर निकालकर मैदान में बिठाया गया। महाराष्ट्र से आए सभी प्रवासी मजदूर जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक महाराष्ट्र से आए सभी प्रवासी मजदूरों को सयारा स्थित अस्थायी आश्रय स्थल में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। उसमें और ड्राइवर लेकर 44 लोग हैं। हमारी सिराथू सैनिकी थाना अध्यक्ष और सीओ साहब ने जो है उसको पकड़ लिया है, और सभी लोगों को जो है यहाँ बाबू सिंह इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इसमें जो है हम लोग उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। लोग कहाँ से आ रहे थे? ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं लोग, और इनको जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था रखी जाएगी। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे और मास्क भी नहीं लगा रहे। ऐसे लोगों की निगरानी अब ड्रोन कैमरे से की जा रही है। हमीरपुर के राठ कस्बे में सख्ती दिखाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सुचित के दिशा निर्देश पर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। ये कार्रवाई उन लोगों पर हुई है जो बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। जो है ड्रोन कैमरा आया था यहाँ पर, और लॉकडाउन के संबंध में उसका कस्बे का निरीक्षण उसके द्वारा किया गया है, और कहीं भी कस्बे में आपत्तिजनक किसी छत पे या किसी मोहल्ले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो रहा है। तो जो वैसे हम लोग घूम फिर के भी निगरानी करते, लेकिन लॉकडाउन से ड्रोन कैमरे का प्रयोग किया है, चलता है। कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं है। जालौन के कोंच में प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार गैर जरूरी दुकानों के खुलने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कराने को लेकर आज नगर के मुख्य बाजारों में प्रशासन ने चारों ओर बैरिकेडिंग करवा दी है, और जहां जहां पर बैरिकेडिंग है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर बैरिकेडिंग कराई गई है वहां साइकिल तक का प्रवेश नहीं है, सिर्फ आदमी ही जरूरी कामों के लिए पैदल जा सकता है, क्योंकि प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि यहाँ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर प्रशासन ने कदम उठाया और बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे कोई भी वाहन इलाके में प्रवेश ना कर सके। दूसरी थी, आज से बदल दी गई है। सब्जी मंडी रात के समय हो जाएगी और बाजार खुलने के समय प्रातः 6 से 10 तक हो गया है। अनाउंसमेंट कराया गया है
और लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराते हुए साथ में कल से रोजे भी प्रारंभ हो रहे हैं। इनकी भी मीटिंग कर ली गई है और उनको भी बता दिया गया। बलिया जनपद में लॉकडाउन के दौरान बाजार में तय मूल्य से ज्यादा पर सामान की बिक्री हो रही है। वहीं रोजमर्रा की चीजें अब गायब होती जा रही हैं। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि ऐसे दुकानदारों की अगर शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे बलिया शहर में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नहीं मिल रही। जिन दुकानों पर भीड़ ज्यादा हो रही है वहां प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों पर प्रशासनिक डंडा भी चला रहे हैं। इसी क्रम में बलिया नगर पालिका चेयरमैन के भाई की दुकान पर 5,000 का जुर्माना भी ठोका गया है। फ्लैग मार्च हमारा चल रहा है, कल से शुरू हुआ है। इसके पीछे है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो दुकानें चली रही हैं बिना उसके जिनका स्टाफ नहीं है, जो कुछ दुकानें सर ओवर रेटिंग में माल बेच रहे हैं सर, उन पर कोई किस तरह से प्रशासन कार्रवाई? शिकायत आप बताएं, अगर कहीं शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जो जिला फूड अधिकारी हैं उनको भी हमने लगा रखा है कि देखें, अगर कहीं मिलता है तो निश्चित रूप से करेंगे। सर कितने बजे से कितने बजे तक छूट मिल रही है लोगों को सामान करने के या ऐसे कुछ? जनरली 7 से 10 है, लेकिन हम लोग जैसे 7 बजे से निकल रहे हैं, कल 6:30 बजे निकले थे, आज 7 बजे निकले हैं। तो मेन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जो मार्केट में सामान आ रहा है खास तौर पर सब्जी हो रहा है, रेट अलग अलग है। लीची की तरह सब्जी का रेट अलग है, जब आप आएंगे मार्केट के अंदर कुछ अलग मिलेगा, मगर कहीं 10 दुकान के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको रेट में अंतर आ जाएगा और प्रशासन इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ओवर रेटिंग में कहीं ना कहीं मार्केट में सामान बेचे जा रहे हैं ना? हाँ, सामान जो है महंगे रेट से बेचे जा रहे हैं। यानी लॉकडाउन का गर्मियों के सीजन में ठंडक देने वाले उपकरणों का कारोबार काफी ज्यादा होता है। पंखे कूलर कारोबारियों के लिए मार्च से जून तक का महीना सबसे अहम होता है, लेकिन इस साल मार्च के महीने के आखिरी में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू हो गया, जिससे कारोबारी परेशान हैं। कारोबारियों ने गर्मियों के सीजन के लिए कई महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और बड़े पैमाने पर कूलर बनाना भी शुरू कर दिया था। कारोबार के लिए कारोबारियों ने बैंक से लोन लेने के साथ ही कुछ लोगों से भी कर्जा लिया था, लेकिन इस साल अभी तक एक भी कूलर की बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। कूलर ना बिकने से जहां कारोबारी परेशान हैं, वहीं उनके सामने साल भर की चिंता बनी हुई है। हमने जिस समय अपना पूरा मद्दा काटने के बाद में हम कारोबार पे इस समय हमने सोचा कि अब हमारा काम चलेगा, तो अब पोजीशन ये लॉकडाउन की आ गई। तो सबसे पहले अभी ये लॉकडाउन की पोजीशन के ऊपर मैं भी थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा अपनी। सर्वप्रथम तो चिंता का विषय ये है कि हमारे देश में ये महामारी है और इस महामारी से अल्लाह पाक हमें निजात दिलाए और भारतवासियों को सभी को इससे निजात दिलाए, बल्कि पूरी दुनिया को निजात दिलाए, जिससे कि हमारे कारोबार को स्थिति मिल सके, कारोबार सही परिस्थिति में आगे बढ़ सके। लिहाजा हमारे कारोबार की जहाँ तक बात है, हालांकि प्रभावित तो सारे कारोबार हैं और सभी परेशान हैं और सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं। जहाँ तक हमारे कारोबार की बात है तो हम एक बार मद्दा अभी काट चुके हैं, लिहाजा अब सारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा। सारा सीज़न ख़त्म होने के उपरांत हम दोबारा मद्दे में पहुँच जाएंगे। इस स्थिति में ना हम बैंकों की EMI जमा कर पाएंगे, ना हम अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाएंगे, ना हम अपने माल को किसी परिस्थिति में बेच पाएंगे और ना ही हम कहीं पर भी सक्षम किसी काम में हो पाएंगे। तो अभी आने वाले समय हमारे लिए बहुत संकट का है। जो अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में एक खाद्य विभाग ने एक घर में छापामार कार्रवाई कर गुटखा और पान मसाला बरामद किया है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिले भर में छापामार कार्रवाई चल रही है। बता दें कि यूपी सरकार के आदेश पर गुटखा, सिगरेट, शराब राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी शहर में धड़ल्ले से इन सामानों की बिक्री हो रही है। खबर चंदौली से है, जहां लॉकडाउन के बीच चकिया नगर के लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब चकिया नगर स्थित महाराजा काशी नरेश के किले में एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ आने की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। वहीं किले के कर्मचारियों ने तत्काल वन विभाग को इस बारे में सूचना दी।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम सर्च अभियान में जुट गई है और तेंदुए की खोजबीन लगातार की जा रही है। वहीं किले के कर्मचारियों ने बताया कि किले में तेंदुए को भागते हुए देखा गया था। अब यह कहां छिपा हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाराबंकी जिले में शहर के पीर बटावन में सुबह प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। प्लास्टिक के सामान के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते तेज लपटें उठने लगी और गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। सूचना पाकर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। पानी के लिए दौड़ता है, उसका मटेरियल है कच्चा। अच्छा। जो सेक्शन पाइप क्या खेतों में पानी देने के लिए उसका कच्चा माल यही से तैयार होता है। अच्छा। इसका जीएसटी नंबर फर्म ऑपरेटर हम ही है। क्या नाम है आपका? मोइन। अच्छा। तो ये इंटरप्राइजेस की कंपनी। पता नहीं चल पाया किस तरह से? पता क्या सर, ऊपर सो रहे थे और नीचे जो है एकदम से पूरे घर में धुआं हो गया। जब उनकी आँख खुली तब बिल्कुल हम लोग निकलने के लिए खुद बहुत परेशान थे। तो इस पर से हमने खुदवा करके अपने वाइफ को बच्चे को बचाया है, फिर हम बचे, फिर फायर ब्रिगेड वगैरह कॉल की गई। कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग सर मान के चलिए कि 15 से 16 लाख रुपए का तो हमारा स्टॉक जला। कुछ कैश रखा था घर में, कुछ जेवर रखे थे, वो भी सब चले गए। एटा जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान से 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक कॉलोनी में बंद पड़े मकान से 2 बच्चों समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। एटा में सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद से दहशत का माहौल है। एटा में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव घर में मिले हैं। इनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों, 2 महिलाओं और एक पुरुष का शव बंद मकान में मिला है। पुलिस ने गेट तोड़कर शव बाहर निकाला। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है और सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इन 5 लोगों की मौत आखिर कैसे हुई है। जनपद एटा के मोहल्ला श्रृंगार नगर में थाना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक वकील साहब ने कोतवाल साहब के नंबर पर सूचना दी कि एक बंद मकान, अंदर से बंद मकान, उसमें एक महिला चारपाई भी पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तो सूचना पे कोतवाल साहब पहुंचे और मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में, जिन्होंने वकील साहब ने सूचना दी थी, उन सब के साथ गैस कटर से दरवाज़ा कटवाया गया, फिर अंदर प्रवेश किया गया और पूरे मकान का देखा गया तो कोई फोर्स्ड एंट्री बाहर से अंदर प्रवेश करने की नहीं पाई गई। अंदर अलग अलग कमरों में अपने बेड पे महिला अपनी चारपाई पे और 2 बच्चे उसके अलग बेड पे, जिनके मुंह से झाग नाक से निकल रहे थे। बेडरूम से एक सल्फास की टिकिया, सल्फास की डिब्बी और हार्पिक की खाली बोतल वो मिली है। एक ब्लेड का टुकड़ा मिला है और अलग अलग बेड पे लोग हमारे मृत दशा में मिले हैं। जो किचन है उसमें भी सारे सामान उसी तरह से इंटैक्ट पड़े हुए हैं। बेडरूम में भी सारे सामान अपनी जगह पे उसी तरह से हैं। जो किचन में एक भगोने में थोड़ा दूध है तो उसका भी सैंपल लिया गया है कि इसमें कोई विषाक्त पदार्थ अगर लिया गया हो, किसी ने मिलाया हो। बदायूं जिले में एक पति ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मामला जिले के उसहद थाना क्षेत्र के रिजौला गांव का है। पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी पति का कहना है कि उसके गांव के ही रहने वाले एक युवक का उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये थाना उसहद में गांव रिजौला है, जहां एक दुर्वेश नाम के व्यक्ति ने एक अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये हत्या उसने फावड़ा मारकर की है। पति पत्नी के बीच विवाद था। मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। महिला की लाश को पंचायतनामा भरवा के पीएम के लिए भेज दिया गया है।
वहीं रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरदाही बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर एक गर्भवती महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका का पति अपनी बच्ची के साथ मौके से फरार बताया जा रहा है। 112 पे सूचना मिली थी कि इश्तियाक नामक व्यक्ति ने पत्नी का मर्डर कर दिया है। डेड बॉडी घर के सामने पड़ी हुई है। इस सूचना पे थाना कोतवाली लालगंज का पुलिस बल और मैं मौके पे मौजूद हूँ। मौके पे आके देखा तो यहाँ महिला के बारे में बताया लोगों ने कि ये छत पे लेटी थी और महिला को रात में दिखाई नहीं पड़ता था और इसके पति से कुछ झगड़ा हुआ है रात में। और डेड बॉडी जब यहाँ पड़ी है नीचे, वहाँ पे इसके चूड़ी टूटने के चिन्ह पड़े हुए हैं और उसकी बॉडी में चोट भी हैं 2 जगह गिरने की। और मोहल्ले वालों ने बताया कि इनमें आए दिन झगड़ा होता रहता था। मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है, जांच की जा रही है। तहरीर मोहल्ले के लोगों ने दी है, इस पर विधिक कार्रवाई की जाए। बदायूं में एक दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गोद कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार दातागंज निवासी हिमांशी की शादी लगभग 2 महीने पहले किच्छा निवासी कमल गुप्ता के साथ हुई थी। कमल लगातार हिमांशी को दहेज के लिए परेशान कर रहा था। हद तो तब हो गई जब आरोपी पति ने अपनी पत्नी हिमांशी को चाकुओं से गोद कर घायल कर दिया और उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया। आरोपी ने इसके बाद हिमांशी के पिता को फोन करके अपनी बेटी को ले जाने के लिए कह दिया। लड़की को हमारी को उन्होंने अगवा कर दिया था, मार के काट के और कहीं फेंक दिया, झुका दिया। लेकिन हमको किसी आदमी पड़ोस के आदमी से पता लगा कि लड़की को मारा है बहुत और काटा है, काट पीट के इसे अलग फेंक दिया। फिर हम गए वहाँ के लिए, तो बड़ी मुश्किल से तो हम गए, वहाँ पहुँच पाए और देने नहीं दिया, घर में पहुँच पाए। फिर मैंने पुलिस को इतला दी, कोतवाल को इतला दी, तो कोतवाल ने ढूंढ डाल के बॉर्डर पार करके लड़की को लाके दिया। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।